हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 12 का चैप्टर 8 लेकर के आया हूं और ये चैप्टर 8 जो है वो ह्यूमन हेल्थ और डिजीज है। स्वास्थ्य और रोग, कैसे हम स्वस्थ रहते हैं और कैसे हम बीमार हो जाते हैं, हमारे शरीर में कौन सी ऐसी कमी होती है जो हमको रोगग्रस्त कर देता है और कैसे हम रहेंगे जो स्वस्थ रहेंगे। तो आइए चैप्टर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, मानव स्वास्थ्य और रोग, इसमें हम लोग पहले हेल्थ के बारे में जानेंगे। हेल्थ को हम लोग परिभाषित करते हैं कि व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ रहने की स्थिति को हम स्वास्थ्य कहते हैं। जब व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ रहते हैं तभी इस स्थिति को हम स्वास्थ्य कहते हैं। क्लियर है ये बात। अब आइए हम हेल्थ को बनाए रखने में कैसे सहायक होते हैं, हमारा हेल्थ कैसे ठीक से रह सकता है, हम अपने स्वास्थ्य को कैसे ठीक रह सकते हैं। तो आइए इसके लिए क्या क्या जरूरी है। पहले तो हमको संतुलित भोजन का सेवन करना चाहिए। दूसरी बात है समय पर भोजन लेना चाहिए और हमें आराम भी करना चाहिए। और इसके बाद है हमको पौष्टिक आहार का सेवन लेना चाहिए और हम लोगों को व्यायाम, निश्चित रूप से एक्सरसाइज भी हमको करते रहना चाहिए। हम इतना काम अगर करेंगे तो हमारा स्वास्थ्य ठीक ठाक रह सकता है। क्लियर है ये बात। अब आइए हम लोग देखते हैं कि हेल्थ को प्रभावित करने वाले कारक। अब किसके कारण हमारा स्वास्थ्य प्रभावित हो जाएगा, किस परिस्थिति में हमारा स्वास्थ्य प्रभावित हो जाएगा, कौन सी ऐसी कमी होगी जो हमारा स्वास्थ्य प्रभावित हो जाएगा। तो नंबर 1 है जेनेटिक डिसऑर्डर। जब जेनेटिक डिसऑर्डर, आनुवंशिक गड़बड़ियां होंगी तो हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। इन्फेक्शन, अगर कहीं से कोई प्रभाव जो संक्रमण हो जाता है, वायरल या बैक्टीरियल या अदर इन्फेक्शन के कारण हमारा शरीर जो है रोगग्रस्त हो जाता है। तीसरी बात है लाइफ स्टाइल। आज हमारे जीवन में खान पान में इतना ज़्यादा गड़बड़ी आ गया है, जो लाइफ स्टाइल है वो दिन प्रतिदिन हमारा जो है वो गड़बड़ होता जा रहा है। खाने पीने पर हमारा जो है ध्यान बहुत कम है कि हम क्या खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, कहाँ खा रहे हैं। तो ये जो लाइफ स्टाइल हमारा है, सड़क के किनारे भोजन कर ले रहे हैं, हम इन्फेक्शन खा रहे हैं, हम पानी पूरी जहाँ तहाँ का जो मन में आता है ले लेते हैं। तो ये जो लाइफ स्टाइल हमारा है ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। समझ में आ गया बच्चे। अब हम लोग देखिए ड्रग्स और अल्कोहल, कई प्रकार के नशीले पदार्थ के भी सेवन बच्चे लोग करने लगे हैं। खास करके आज का जो युवा तुर्क है, जो हमारे बच्चे, जो आजकल जो कम उम्र के बच्चे सब हैं, जो बिल्कुल जो है बिल्कुल टेंडर एज में है बच्चे, और वो सारे बच्चे जो है अच्छा देखने के लिए, दूसरे के कंपेयर करने के लिए जो ड्रग्स और अल्कोहल का सेवन करके अपने लाइफ को चौपट कर रहे हैं। तो ये जो नशीले पदार्थ है, कोरेक्स है, टोरेक्स है, कफेक्स है, इसका जो उपयोग कर रहे हैं, जो छोटे छोटे पान पराग है, गुटखा है, कई प्रकार के जो मार्केट में दवा मिलते हैं और या फिर ये जो गुटखा पुड़िया मिलते हैं, इसके सेवन से भी स्वास्थ्य हमारा प्रभावित होता जा रहा है। ये कारण है हमारे स्वास्थ्य को बिगड़ने का, हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित होने का। समझ में आ गई बात। अब हम लोग को देखना है पैथोजेन। पैथोजेन ये होता है रोगजनक। रोगजनक, हम रोगजनक उसे कहते हैं जो रोग उत्पन्न करता है, जो बीमारी उत्पन्न करता है, हम उस कारक को पैथोजेन कहते हैं। पैथोजेन के अंतर्गत वायरस आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं, फंगी आते हैं, प्रोटोजोआ आते हैं, हेलमिंथेस आते हैं। ये सब के सब रोग उत्पन्न करने वाले कारक होते हैं। इन रोग उत्पन्न करने वाले कारक को हम पैथोजेन कहते हैं। क्लियर है। वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगी, हेलमिंथ इत्यादि, ये सब के सब पैथोजेन है। अब हम लोगों को देखना है डिजीज, हम रोग किसे कहते हैं। तो अब आइए हम बीमारी के बारे में जानें, रोग किसे कहते हैं। जब हमारा शरीर या शरीर के कोई अंग काम करने में, ठीक से काम करने में अक्षम होते हैं
तो हम उस स्थिति को डिजीज कहते हैं। क्लियर है? फिर सुन लीजिए, जब हमारा शरीर या शरीर के कोई अंग काम करने में ठीक से अगर काम नहीं कर पाते हैं, काम कर पाने में अक्षम होते हैं, तो उस स्थिति को हम क्या बोलेंगे? डिजीज बोलेंगे, रोगग्रस्त बोलेंगे। क्लियर है ये बात? अब आइए हम टाइप ऑफ डिजीज, हम बीमारी के प्रकार, तो दो होता है, एक होता है कम्युनिकेबल डिजीज, एक होता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। हम कम्युनिकेबल डिजीज को इन्फेक्शियस डिजीज भी कहते हैं, संक्रमित रोग, और इसको बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज या नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, हम इसको बोलते हैं असंक्रमित रोग। संक्रमित रोग जो संक्रमण के कारण, किसी के माध्यम के कारण उत्पन्न होता है, हम उसको बोलते हैं संक्रमित रोग। इसके अंदर आता है मलेरिया है, एड्स है, कोलेरा है, टीबी है, कई बीमारी ऐसे हैं जो संक्रमित होने के कारण होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। और जो बीमारी नहीं फैलता, एक माध्यम से दूसरे माध्यम, एक शरीर से दूसरे माध्यम में, एक शरीर से दूसरे शरीर में किसी माध्यम के द्वारा नहीं जाता है, तो हम उसको बोलेंगे नॉन कम्युनिकेबल। और जो कम्युनिकेबल है वो एक शरीर से दूसरे शरीर में किसी न किसी माध्यम के द्वारा स्थानांतरित होता है, तो उस रोग को हम लोग संक्रमण या संक्रमित रोग कहते हैं, जिसके अंदर आ गया मलेरिया, एड्स, कैंसर, मलेरिया, एड्स, कोलेरा, टाइफाइड, टीबी, टेटनस, ये सब के सब आ जाएंगे संक्रमण रोग में। और जो असंक्रमित है, जो किसी माध्यम से एक शरीर से दूसरे शरीर में नहीं पहुंचते हैं, हम उस रोग को बोलते हैं असंक्रमित रोग, उसको बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल, या फिर हम लोग बोलते हैं नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। इसके अंतर्गत कैंसर आते हैं। यहां तक बात समझ में आ गया? अब देखिए, कई तरह की बीमारी होती है, बीमारी के भी कई पैथोजेन, जैसे हम बताए पैथोजेन कई होते हैं, तो बीमारी भी बहुत होती है। तो अब आइए हम लोग कॉमन डिजीज के बारे में जानेंगे कि हमारे शरीर में, मनुष्य के शरीर में कॉमन डिजीज, कौन डिजीज उत्पन्न हो जाते हैं। ये जो कॉमन जो डिजीज है, उस कॉमन डिजीज में वायरल, बैक्टीरियल, प्रोटोजोअल, फंगस, हेलिमेंथल, जो रोग वायरस के द्वारा उत्पन्न होगा, हम उस रोग को वायरल डिजीज बोलेंगे। जो प्रोटोजोआ के द्वारा होगा, हम उसको प्रोटोजोन बोलेंगे। जो बैक्टीरिया के द्वारा होगा, हम उसको बैक्टीरियल डिजीज बोलेंगे। जो फंगी के द्वारा होगा, हम उसको फंगल डिजीज बोलेंगे। और जो हेलिमेंथिस के द्वारा होगा, हम उसको हेलिमेंथल डिजीज बोलेंगे, हेलिमेंथल डिजीज बोलेंगे। क्लियर? अब देखिए, हम लोग वायरल डिजीज में एड्स है, वायरल डिजीज में एड्स है, एड्स है, रेबीज है, ईटीसी कर दीजिए। बैक्टीरियल डिजीज में देखिए कोलेरा है, कोलेरा है, टीबी है, ईटीसी कर दीजिए। प्रोटोजोन डिजीज में मलेरिया है, मलेरिया है, अमीबियासिस है, अमीबियासिस है, ईटीसी कर दीजिए। फंगल डिजीज में रिंग वर्म है, रिंग वर्म, रिंग वर्म। और हेलिमेंथल डिजीज में एस्केरियासिस है, एस्केरियासिस, एस्केरियासिस है, एलिफेंटेसिस है। ये सब के सब हेलिमेंथल डिजीज होता है। तो यहाँ तक कॉमन डिजीज क्लियर है ये बात। अगर इसमें कोई डाउट बनता हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, एग्जामिनेशन का डेट बिल्कुल बिहार बोर्ड का डेट अनाउंस हो चुका है। 2 फरवरी से आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। 2 फरवरी 26 से आपका जो है एग्जामिनेशन होने वाला है। जनवरी में 10 जनवरी से आपका प्रैक्टिकल होने वाला है। तो तैयारी करने के लिए समय आपके पास कम बचा है। बच्चे अब जो है इसको लग जाना है मेहनत से, और जो समय है उस समय का सही उपयोग करके आप अपनी तैयारी अगर चाहेंगे तो अच्छा कर सकते हैं, अपने भविष्य के लिए, अपने रिजल्ट के लिए, अपने कैरियर के लिए। तो चलिए हम लोग का अगला टॉपिक देखना। चलो मेरे बच्चे, अब हम देखते हैं दूसरा टॉपिक है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी होता है प्रतिरक्षी। प्रतिरक्षी हम उसे कहते हैं जो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के रोगों से हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं, हम उसको बोलते हैं इम्यूनिटी। क्लियर है? ये इम्यूनिटी होगा वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है इनेट इम्यूनिटी और दूसरा होता है एक्वायर इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी का मतलब हुआ जन्मजात प्रतिरक्षी, और एक्वायर का हुआ उपार्जित प्रतिरक्षी। तो
तो अब आइए हम लोग देखते हैं जन्मजात प्रतिरक्षी जो होता है, इनेट इम्यूनिटी जो होता है, वो भी कई प्रकार के होते हैं। इसमें होता है, एक हम लोग देखते हैं फिजिकल बैरियर, एक होता है फिजियोलॉजिकल बैरियर, एक होता है सेलुलर बैरियर और एक होता है साइटोकाइन। ये चार होते हैं इनेट, जो जन्म से व्यक्ति में मौजूद रहते हैं। तो फिजियोलॉजिकल के अंतर्गत जो फिजिकल जो है उसके अंतर्गत आता है स्किन, त्वचा आएगा, ये भी हमारे शरीर को रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है। इसके बाद फिजियोलॉजिकल में आंख के आंसू, मुंह के लार, ये सब जो होते हैं वो फिजियोलॉजिकल बैरियर होते हैं। टीयर ऑफ आई, सलीवा ऑफ माउथ। सेलुलर बैरियर, इसके अंतर्गत जो आता है ल्यूकोसाइट, मतलब WBC आते हैं। WBC में न्यूट्रोफिल्स आते हैं, नेचुरल किलर आते हैं, इसके बाद मोनोसाइट आते हैं। ये सब के सब आता है सेलुलर बैरियर के अंदर। ये सभी हमारे शरीर को रोगों से सुरक्षा प्रदान करते हैं, मतलब ये पैथोजेन को नष्ट करते हैं। अब आइए इसका देखते हैं हम लोग साइटोकाइन। साइटोकाइन के अंदर इंटरफेरॉन आते हैं, इंटरफेरॉन इसके अंदर आते हैं इंटरफेरॉन। ये साइटोकाइन इंटरफेरॉन आते हैं। इंटरफेरॉन हम उसे कहते हैं कि वायरल इन्फेक्शन से जो कोई सेल वायरस के द्वारा इन्फेक्टेड हो जाता है, प्रभावित होता है, उससे एक प्रकार के प्रोटीन निकलते हैं, उसको बोलते हैं इंटरफेरॉन। और ये इंटरफेरॉन अदर सेल को वायरस के प्रभाव से बचाते हैं। समझ में आ गया बात कि इंटरफेरॉन वायरस इफेक्टेड सेल से निकलते हैं, स्रावित होते हैं, और ये प्रोटीन होते हैं। ये प्रोटीन, ये रसायन अदर सेल को वायरस के इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन प्रदान करते हैं, उसको सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये सब के सब हो गए इनेट इम्यूनिटी के अंतर्गत। अब हम लोग एक्वायर इम्यूनिटी, जो जन्म के बाद डेवलप होते हैं, हम उसको बोलते हैं एक्वायर इम्यूनिटी। और एक्वायर इम्यूनिटी के अंतर्गत आ जाते हैं बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट प्रोटीन उत्पन्न करते हैं, जबकि टी लिम्फोसाइट प्रोटीन उत्पन्न नहीं करते हैं। ये जो बी लिम्फोसाइट प्रोटीन उत्पन्न करते हैं वो होते हैं एक्चुअल में एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज को हम इम्यूनोग्लोबिन कहते हैं या आईजी कहते हैं। ये जो इम्यूनोग्लोबिन या एंटीबॉडी मोलेक्यूल में 4 पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, 2 हैवी पेप्टाइड बॉन्ड और 2 लाइट पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, इसलिए हम इसको H2L2 भी कहते हैं। अब ये जो एंटीबॉडीज है, ये एंटीबॉडी या इम्यूनोग्लोबिन कई प्रकार के होते हैं। IgA, IgE, IgM, IgJ, ये चारों जो होता है वो इम्यूनोग्लोबिन या एंटीबॉडीज के टाइप होते हैं। IgA है, IgE है, IgM है और IgG है। ये चारों को चारों क्या हो गया, इम्यूनोग्लोबिन या फिर एंटीबॉडीज हो गया। बात समझ में आ गई। ये जो इम्यूनिटी है, प्रतिरक्षा है, इसके अंदर ये आ गया। इम्यूनिटी क्या हो गया, ये एंटीबॉडी। एंटीबॉडी रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है। एंटीबॉडी एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं, पेप्टाइड प्रोटीन होते हैं। ये क्लियर है ये बात। चलिए अब हम लोग को देखना अगला टॉपिक को। अब देखिए, अब आप लोगों को ये जो प्राइमरी रिस्पांस है, वो प्राइमरी रिस्पांस के अंतर्गत हुमोरल इम्यून रिस्पांस आते हैं। ये आएगा प्राइमरी रिस्पांस में हुमोरल इम्यून रिस्पांस। सेकेंडरी रिस्पांस, सेकेंडरी रिस्पांस में आता है CMI, सेल मेडिकेटेड इम्यूनिटी। सेल मेडिकेटेड लिम्फोसाइट इज आल्सो कॉल्ड सेल मेडिकेटेड इम्यूनिटी। और सेल मेडिकेटेड इम्यूनिटी हेल्प इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, मतलब जो अंग का प्रतिरोपण होता है, उस अंग के प्रतिरोपण में ये CMI का यूज किया जाता है। समझ में आ गया। अब हम लोगों को इम्यूनिटी का एक टाइप ये भी होता है, उसके एक्टिविटी के आधार पर, नेचर के आधार पर। तो इसमें भी होता है 2, एक होता है एक्टिव इम्यूनिटी, एक होता है पैसिव इम्यूनिटी। अब देखिए, एक्टिव इम्यूनिटी जो होता है, वो जो इम्यूनिटी हमारे शरीर के भीतर बनते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। ये इम्यूनिटी प्रोटीन होते हैं, एंटीबॉडीज होते हैं। ये धीरे धीरे हमारे शरीर में लंबे समय तक काम करते हैं। तो ऐसा इम्यूनिटी जो शरीर के भीतर उत्पन्न होता हो, हम उसे एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। बट ये स्लो वर्क करता है, धीरे धीरे काम करता है। इसके एग्जांपल में है एंटीबॉडीज। क्लियर है। एक्वायर इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी,
जो इम्यूनिटी जो है तेजी के साथ काम करता है, और ये रेडीमेड होता है, बाहर से बना बनाया हम इस्तेमाल करते हैं शरीर में, बाहर से हम उसको प्रिपेयर्ड रेडीमेड लाते हैं, तो उस इम्यूनिटी को हम बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी। ये तेजी के साथ काम करता है। जैसे है एंटीबायोटिक, जैसे कि एंटीबायोटिक कोलोस्ट्रम, मदर मिल्क जो होता है, मदर मिल्क में कोलोस्ट्रम होता है, ये माँ के शरीर से बच्चे में जाते हैं, इसलिए ये बाहर से जाता है, तो ये भी होता है पैसिव इम्यूनिटी। क्लियर है ये बात, समझ में आ गई? अगर डाउट बनता हो तो आप कमेंट करें, और अच्छा लगता हो तो दूसरों को भी आप शेयर करें। एग्जामिनेशन बिल्कुल नज़दीक है, तैयारी में एकदम लग जाना है और जोर शोर के साथ लगना है। अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छा करेंगे, नो डाउट। अब आइए, ये जो वैक्सीन है, हम लोग वैक्सीन के उपयोग की क्रिया को वैक्सीन होता है क्या? बीमार होने से पहले, बीमारी से बचने के लिए, बीमार होने से पहले बीमारी से बचने के लिए जब हम किसी मेडिसिन का उपयोग करते हैं, उस क्रिया को हम उसको कहते हैं वैक्सीन। और वैक्सीन लेने की क्रिया, वैक्सीन लगाने की क्रिया कहलाती है वैक्सीनेशन। जैसे कि हम पोलियो से बचने के लिए पहले वैक्सीन लेते हैं, रेबीज से बचने के लिए पहले वैक्सीन लेते हैं, हेपेटाइटिस से बचने के लिए पहले वैक्सीन लेते हैं। तो ये वैक्सीन रोग से बचने से पहले, रोग उत्पन्न होने से पहले, रोगों से बचाव के लिए जो हम जिस मेडिसिन का उपयोग करते हैं उसको वैक्सीन, और वैक्सीन लेने की क्रिया को हम बोलते हैं वैक्सीनेशन। क्लियर हो गया? वैक्सीन की जानकारी सबसे पहले जो है एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक ने दिया था, और एडवर्ड जेनर ने कॉपॉक्स वैक्सीन का आविष्कार सबसे पहले किया था। बाद में लुइस पास्टर ने भी कई प्रकार के वैक्सीन का आविष्कार किया, खोज किया। अब आइए इम्यूनाइजेशन। ये इम्यूनाइजेशन क्या होता है? रोग हो जाने पर, रोगग्रस्त होने पर, बीमार हो जाने पर हम जब रोगों से छुटकारा पाने के लिए दवा का उपयोग करते हैं तो उसको हम कहते हैं इम्यूनाइजेशन। और इसमें उपयोग होता है एंटीबायोटिक का। तो एंटीबायोटिक जो बीमारी से छुटकारा पाने के लिए हम उपयोग करते हैं तो उसको हम कहते हैं इम्यूनाइजेशन। समझ में आ गया बात? अब देखिए, ये जो हेपेटाइटिक वैक्सीन है, इसका उपयोग जो होता है, निर्माण जो होता है वो ईस्ट के द्वारा होता है। तो हेपेटाइटिक वैक्सीन जो ऑल्सो प्रोड्यूस बाय ईस्ट। समझ में आ गया बात? अब चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अब हम लोगों को देखना है एलर्जी के बारे में। एलर्जी घृणात्मक रोग होता है। एलर्जी किसी भी पदार्थ से शरीर में विचलन उत्पन्न होने की स्थिति को हम एलर्जी कहते हैं। एलर्जी, और एलर्जी जब होता है तो छींक आता है, आँख से नाक से पानी जाता है, चेहरा लाल हो जाता है, शरीर पर दाने निकल आते हैं। तो ये जो एलर्जी है, एलर्जी उत्पन्न करने वाले कारक को हम लोग एलर्जेन कहते हैं। एलर्जेन धूल, धुआं, पोलन ग्रेन, इसके बाद है सेंट है, स्प्रे है, रंग है, ये सारे के सारे एलर्जेन के अंतर्गत आते हैं जो एलर्जी रोग उत्पन्न करते हैं। ये एलर्जेन जब किसी माध्यम से हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं तो ये जो है वो मास्ट सेल को प्रभावित करते हैं। क्या करते हैं? ये मास्ट सेल को प्रभावित करते हैं। और जब मास्ट सेल प्रभावित हो जाता है तो हमारे शरीर से हिस्टामिन और सेरोटोनिन, मास्ट सेल से क्या निकलता है? हिस्टामिन और सेरोटोनिन नामक जो रसायन निकलता है जो एलर्जी रोग उत्पन्न करता है। और एलर्जी रोग उत्पन्न करने के लिए ये एंटीबॉडीज IgE भी उत्तरदायी होते हैं। एलर्जी की बीमारी जो मेट्रो सिटीज है वहाँ बच्चों में ज़्यादा एलर्जी और दम्मा नामक रोग देखने को मिलता है। जब एलर्जी पुराना हो जाता है तो हे फीवर नामक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। एलर्जी के कारण ही हे फीवर होता है। एलर्जी के पुराना होने पर ही अस्थमा रोग उत्पन्न हो जाता है। समझ में आ गया एलर्जी? अब उसके बाद देखिए, हम लोग ऑटो इम्यून कहते हैं कि ऐसा इम्यून जो हमारे जो अपने ही सेल को नष्ट करता है, अपने ही सेल को जो नष्ट करता है, ऐसा इम्यून जो अपने शरीर के सेल को नष्ट करता है, हम उसको ऑटो इम्यून कहते हैं। और ऑटो इम्यून के कारण जो बीमारी उत्पन्न होती है हम उसको ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं। समझ में आ गया बात? ऑटो इम्यून के कारण जो बीमारी, जो रोग उत्पन्न होगा हम उसको ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं। और ऑटो इम्यून डिजीज के अंतर्गत रोमेटॉइड आर्थराइटिस आता है। रोमेटॉइड आर्थराइटिस, ये रोमेटॉइड आर्थराइटिस जो है, ये रोमेटॉइड आर्थराइटिस, ये बीमारी
जो है वो ऑटो इम्यून डिजीज होता है, ऑटो इम्यून डिजीज। अब ये जो हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम इन आवर बॉडी, हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम होते हैं लिम्फॉइड ऑर्गन, टिश्यू, एंटीबॉडी। ये जो लिम्फॉइड ऑर्गन है उस लिम्फॉइड ऑर्गन के अंतर्गत दो आते हैं, एक प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, एक सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में बोन मैरो और थाइमस आते हैं, क्लियर है। और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में आते हैं टॉन्सिल है, स्प्लीन है, अपेंडिक्स है, ये सब के सब आते हैं सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में आते हैं। तो चलिए आप समझ में आई ये बात, टिश्यू एंटीबॉडी ये सब के सब हम लोगों को आते हैं इम्यून सिस्टम में। अब हम लोग को देखना है बीमारी जो एड्स है, एड्स बीमारी के बारे में। एड्स जो होता है उसका पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स का रिपोर्ट भारत में सबसे पहले किया गया 1981 ईस्वी में, सबसे पहले भारत में रिपोर्टेड किया गया था। इसका जो एड्स का जो कॉजिंग एजेंट होते हैं वो होता है HIV होता है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस होता है। और इसकी जो जांच होती है वो एलिसा टेस्ट के द्वारा होता है, एलिसा टेस्ट के द्वारा इसकी जांच की जाती है, एड्स की जांच। और HIV जब किसी माध्यम से हमारे शरीर में पहुंचता है तो ये T4 सेल को T4 सेल को ये प्रभावित करता है। हमारे शरीर में HIV T4 सेल को प्रभावित करता है तो व्यक्ति रोगग्रस्त हो जाते हैं। HIV के जो सिम्टम है, एड्स के जो सिम्टम है वो कई हैं। इसमें है तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में घाव हो जाना है, जल्दी ठीक नहीं होना, शरीर के वजन को कम करना है, ये सारे लक्षण आते हैं इसके अंतर्गत। इससे जो होता है वो ये हमारे देश में अभी घातक बीमारी बनी हुई है। अब आइए कैंसर, ये जो कैंसर है, कैंसर ये भी एक प्रकार के खतरनाक रोग होते हैं। कैंसर के स्टडी को हम ऑन्कोलॉजी कहते हैं, कैंसर के स्टडी को ऑन्कोलॉजी कहते हैं। और कैंसर रोग उत्पन्न करने वाले कारक को हम कार्सिनोजेन कहते हैं, कार्सिनोजेन के अंतर्गत तंबाकू है, नशीले पदार्थ हैं, धुआं है, कई ऐसे स्मोकिंग जो होते हैं, धूम्रपान जिसको कहते हैं हम लोग, ये सब के सब कैंसर के कारक होते हैं। कैंसर वायरस के द्वारा भी होता है। जिस वायरस के द्वारा कैंसर रोग उत्पन्न होता है हम उसको ऑन्कोजेनिक वायरस कहते हैं, क्लियर है ये बात। और इसका जो ट्रीटमेंट होता है, कैंसर रोग का जो ट्रीटमेंट होता है, कैंसर रोग में ट्यूमर भी उत्पन्न होते हैं। ट्यूमर भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है बिनाइन ट्यूमर, एक होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो बिनाइन ट्यूमर को हम कैंसर का लक्षण नहीं कह सकते, क्योंकि बिनाइन ट्यूमर में ज्यादा तीव्र गति से वृद्धि नहीं होती है और विकास नहीं होता है। और जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है उसमें वृद्धि भी तीव्र गति से होता है और विकास भी ज्यादा होता है, पेन भी ज्यादा होता है। तो हम उसको कहते हैं खतरनाक, कहते हैं कैंसर का हम रूप बोलते हैं, उसको कैंसर का हम कारण मानते हैं। और इसी में जब मैलिग्नेंट ट्यूमर में जो सेकेंडरी ग्रोथ होता है उसको हम लोग मेटास्टेसिस कहते हैं। ये मेटास्टेसिस कैंसर का खतरनाक रूप होता है। और कैंसर का जो ट्रीटमेंट होता है सर्जिकल मेथड के द्वारा होता है, हम लोग रेडिएशन थेरेपी के द्वारा होता है और इम्यूनाइजेशन के द्वारा होता है। इम्यूनाइजेशन थेरेपी जो होता है इसके द्वारा होता है। अब इसके बाद देखिए लास्ट टॉपिक, इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो है ड्रग्स और अल्कोहल। ड्रग्स भी कई प्रकार के होते हैं जो हमारे शरीर को प्रभावित करते हैं। कुछ तो यूजफुल ड्रग होते हैं जो हमको रोग से संबंधित होता है, जो डॉक्टर की सलाह से उपयोग किया जाता है। लेकिन कुछ दवा ऐसे हैं जिनका उपयोग बिना डॉक्टर की सलाह के करते हैं, उसको हम लोग एब्यूज ड्रग्स कहते हैं। इसके अंतर्गत कई नशीले दवा आते हैं। अल्कोहल जो होते हैं वो भी हमारे लिए हानिकारक होता है। अल्कोहल के सेवन करने से कई प्रकार के नुकसान होते हैं। इसका आप लोग बेहतर से आप लोगों को जानकारी होगा, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी जानकारी होगा कि शराब हमारे ज़िंदगी के लिए कितना खराब है। तो शराब के बारे में हम क्या बताएंगे, आप लोगों को खुद शराब के बारे में बहुत सारी जानकारी होगी। जो शराब हमारे स्वास्थ्य के लिए, शराब हमारे घर के लिए, शराब हमारे परिवार के लिए कितना ज़्यादा हानिकारक होता है, समझ में आ गया। अब देखो मेरे बच्चे, एग्जामिनेशन बिल्कुल करीब है और इसके जो हम वन शॉर्ट वीडियो में ये 8वां चैप्टर जो ह्यूमन हेल्थ और डिजीज है, हम पूरा का पूरा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आपको वन शॉर्ट वीडियो में हम जानकारी दे दिया। अब आप लोगों को देखना है, इसको पढ़ना है, समझना है, याद करना है और कम समय में अच्छी तैयारी के लिए आपको अच्छा मौका है, अच्छा अवसर है। अब देखिए, लोग कहते हैं कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता है, जिंदगी जीना आसान नहीं होता है, लेकिन जिंदगी को जीना आसान बनाया जा सकता है। वो कैसे? कुछ बर्दाश्त करके,
कुछ सब्र करके और बहुत कुछ को मेरे बच्चे नज़रअंदाज करके, समझ में आ गया बात, जिंदगी को जीना आसान बनाया जा सकता है। कुछ सब्र करके, कुछ बर्दाश्त करके और बहुत कुछ को नज़रअंदाज करके हम अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। तो आप लोगों का एग्जाम्सन का समय बिल्कुल करीब है। आप इधर उधर की बातों को, छोटी मोटी बातों को नज़रअंदाज करके सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट अच्छा हो, अच्छी तैयारी हो, इस पर आपको फोकस करना है। तो आइए मैं इसी के साथ आप लोगों से विदा लेता हूँ। आप लोगों को कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो दूसरों को भी शेयर कीजिए, दूसरों को भी फैलाइए, ताकि दूसरों को भी लाभ मिल सके और वो बच्चे भी जो कहीं नहीं पढ़ पाए हैं, जहाँ तहाँ पढ़े हैं, जैसे भी पढ़े हैं, उनको कुछ ज़्यादा से ज़्यादा फायदा इस YouTube चैनल के माध्यम से हो जाए तो आपका भी भला होगा और समाज का भी भला होगा। तो थैंक यू।